जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ये कहते हैं ना कि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, शायद जिंदगी में वो चीजें सबसे ज्यादा भारी उन्हीं लोगों पर पड़ती हैं। आज की जो स्टोरी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, वो स्टोरी एक मजाक से शुरू होती है और एक डर पर खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता, ना ही मैं किसी भूत से डरता हूँ, ना ही मैं किसी प्रेत से डरता हूँ। मैं एक मस्त मौला और मस्त जिंदगी जीने वाला इंसान हूँ। और यहाँ पर जब उसने इन सब चीजों को महसूस किया और अपने सामने पाया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एक बहुत बड़ा भगत भगवान का बन जाता है। और वो सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि भाई ऐसी चीजें भी होती हैं, आप लोगों को मानना होगा, हर चीज है लेकिन समय के अनुसार है। अब क्या बातें हैं और क्या किस्सा है, क्या स्टोरी है? दो दोस्त आपस में शर्त लगाते हैं, जिस शर्त में शायद हारने वाला बहुत बुरी तरह से हारता है और ऊपर वाले के आशीर्वाद से शायद वो कहीं ना कहीं बच भी जाता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के शहर की बात होती है, जिसमें 2018 की बात है। संजय नाम का एक लड़का होता है। संजय कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। संजय का एक दोस्त होता है जिसका नाम दीपेश होता है। संजय के पिता बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, यूं ही रिक्शा विक्शा चलाकर। लेकिन एक दिन उनके पिता को अटैक आता है और जिनसे वो पैरालाइज हो जाते हैं। इसी हालत में उनके शरीर की एक हिस्सा पूरा काम करने से बंद हो जाता है और उसी के तहत अब संजय के कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है। संजय जो होता है, अब वो अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देता है। 12वीं क्लास तक ही संजय पढ़ पाता है, उसके आगे वो नहीं पढ़ पाता। जब घर के हालात देखता है, घर में पैसों की कमी पड़ती है, माँ को देखता है, जब माँ परेशान रहती है, तो संजय एक फैसला लेता है। आसपास वो नौकरी ढूंढता है, लेकिन 12वीं क्लास का था, ज्यादा तजुर्बा होता नहीं है, तो कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता है। वो बड़ा परेशान होता है कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। बाबा की दवाइयों का खर्चा बढ़ने लगा है। जो बाबा कमाने वाले थे वो फिलहाल बिस्तर पर थे, लेकिन वो जैसे तैसे कर कर एक व्यक्ति से मिलता है चाय के ठेले पर। वो दोनों चाय पी रहे थे। अब वहां पर उस व्यक्ति के सामने जब संजय चाय पीता है तो थोड़ा सा भावुक भी हो जाता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। वो कहता है कि अंकल, परेशान तो हूँ, लेकिन इस शहर में कहाँ जिंदगी सफल होने वाली है। यहाँ पर तो कहीं कोई नौकरी भी नहीं मिलती, मांगने से भी कोई नौकरी नहीं देता है, क्योंकि मैं 12 क्लास ही पढ़ा हूँ और ज्यादातर मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही है। बीते मैं 10 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। अब जो व्यक्ति सामने वाला था वो संजय के कंधे पर हाथ धरकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, इतनी सी ही बात है, नौकरी तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन थोड़ी सी नौकरी हटके है, क्या तुम उस नौकरी को कर पाओगे? अब संजय जो था, उसके घर में परेशानी होती है। जब घर में परेशानियां होती है ना, तो इंसान हर काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि अंकल, ऐसा क्या काम है जो आप ऐसा कह रहे हो? तो वो कहता है कि इतना बड़ा काम नहीं है, तुम्हें केवल चौकीदारी करनी है। संजय सोचता है कि चौकीदारी तो कोई बड़ा काम नहीं है, केवल रात भर मुझे कुर्सी पर बैठकर जागना है और दिन के वक्त मैं सो जाऊंगा। इसी बात को सुनकर संजय उस व्यक्ति के साथ चलने लगता है। अब वो व्यक्ति संजय को एक हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। संजय जाते जाते समझ रहा था कि मुझे यहाँ पर एक चौकीदारी की नौकरी करनी है, लेकिन वो और आगे बढ़ता है। वहीं का एक हॉस्पिटल होता है और वो मुर्दा घर जहां पर होता है, उसकी रखवाली करने के लिए उसे चौकीदारी पर रखना चाहता था। संजय जब सुनता है कि उसे मुर्दा घर, जहां पर मुर्दे लोगों को रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए, वहां पर संजय को नौकरी करनी है। अब संजय थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अभी ना ही तो ज्यादा उम्र थी और ना ही ज्यादा तजुर्बा था, और अभी उसने अपने घर वालों को भी नहीं पूछा था। वो कहता है कि अंकल, क्या मैं आपको कल जवाब दे सकता हूँ अपने माँ बाप से बात करने के बाद? तो संजय अपने घर जाता है। घर जाकर माँ से कहता है कि माँ, मुझे नौकरी तो मिल गई है, लेकिन ऐसी जगह पर मिली है कि आप हामी भरे या ना भरे। वो कहती है कि बेटा, कहाँ पर मिली है? पैसों की बहुत जरूरत है, तुम्हें नौकरी लगनी ही होगी। तो वो कहता है कि माँ, मुझे मुर्दा घर के सामने नौकरी मिली है, वो भी मुझे मुर्दा घर की चौकीदारी करनी होगी रात के वक्त। अम्मा थोड़ी सी हैरान हो जाती है, कहती है कि कोई बात नहीं बेटा,
2-4 दिन और लग जाएंगे, लेकिन तू वहां पर नौकरी मत कर, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा बच्चा वहां पर कैसे रहेगा? तो वो कहता है कि माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और अंकल हैं जो उम्र के हिसाब से मुझसे काफी बड़े हैं, पापा की उम्र के हैं। वो भी मेरे साथ वहां पर चौकीदारी की ही नौकरी करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मुझसे ऊपर हैं। अब यहाँ पर घर वालों को संजय मनाने में कामयाब हो जाता है और वहां पर जो मुर्दा घर होता है वहां पर वो चौकीदारी करने के लिए पहले दिन चला जाता है। जब वहां पर पहले दिन जाता है तो वही अंकल मिलता है जिसने उसे वहां पर नौकरी दिलवाई थी। 5,500 उसकी तनख्वाह होती है। 5,500 से 6,500 वो कह सुनकर उस तनख्वाह को करा लेते हैं। यहाँ पर 6,500 संजय की तनख्वाह होती है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति संजय को एक बात समझाता है, कहता है कि बेटा, मुझे तो बहुत वक्त बीत चुका है यहाँ पर नौकरी करते हुए, लेकिन तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम पहली बार यहाँ पर आए हो। अंदर से अगर कोई भी आवाज आए, मुर्दा घर से कोई भी खटपट तुम्हें सुनाई दे, केवल तुम्हारा काम है दरवाजे पर नौकरी करना। अंदर तुम बेकार की बातों पर ध्यान मत देना और सुबह अपने घर चले जाना, केवल तुम्हारा यही काम है। संजय कहता है कि अंकल, पहले दिन आया हूँ और आप मुझे डरा रहे हो। क्यों मुझे डराते हो? मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। फिर भी यहाँ पर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ, केवल तुम्हारा बाहर से मतलब है, क्योंकि इसका एक ही दरवाजा है, अक्सर इससे आवाजें आती रहती हैं और इन पर ध्यान बिल्कुल मत देना, मैंने तुमसे कह दिया है। ये बात सुनकर संजय डरा सहमा सा, पहला दिन बहुत पसीने आते हैं, बार बार डर लगता है, लेकिन संजय को अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है और वो अपने मन में सोचता है कि इस बुढ़े ने मुझे डरा दिया, ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद क्या होता है, संजय अपने घर चला जाता है, खुश रहता है कि नौकरी में तो ज्यादा कुछ करना है ही नहीं, केवल वहां जाकर बैठना है और बैठने के बाद अपने घर आना है। धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं। संजय के साथ उस मुर्दा घर में कुछ भी घटित नहीं होता है। अब संजय मन में विचार करता है कि मुझे तो इस अंकल ने वैसे ही डरा दिया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उधर जो संजय के माँ बाप होते हैं, अब घर संभलने लगा था, बेटा भी कमाता था और पिता ने भी पहले कुछ कमाकर घर में रख रखा था। अब इसकी शादी के लिए घर वाले सोचने लगते हैं। बाहर माँ कहती है कि मेरा बेटा एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में नौकरी करता है, मतलब एक नौकरी मेरे बेटे के पास है। बहुत गरीब लोग थे तो उसमें भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक लड़का नौकरी कर रहा है। अब यहाँ पर संजय के जो गांव था, गांव से बचपन में संजय की सगाई हुई पड़ी थी एक लड़की से, इनके जानने वाले होते हैं और वो भी गरीब लोग थे। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, क्या मैं तेरी शादी उस लड़की से करा सकती हूँ? क्योंकि अब तो जमाना बहुत बदल गया, जब तू छोटा था जमाना अलग था, अब जमाना अलग है, क्या तू हमारी मर्जी से उस लड़की से शादी कर सकता है? तो वो कहता है कि माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकती हैं, संजय की उम्र ज्यादा नहीं होती है। संजय की माँ अब उन लोगों से बात चलाती है, संजय के माँ और पिता तो ज्यादा नहीं बोल पाते हैं। दोस्तों, वहां पर वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे इस रिश्ते के लिए और संजय की शादी धूमधाम से हो जाती है उस लड़की से। 2018 से बातें आगे चलने लगती हैं। संजय की जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुके थे। अब संजय दिन को भी नौकरी करता है और रात को भी नौकरी करता है, क्योंकि घर के खर्चे बढ़ने लगे थे। घर में तीसरा मेहमान जो आ गया था, उसकी पत्नी। धीरे धीरे वक्त निकलता है तो संजय को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। जब ये खुशी संजय को मिलती है तो संजय बहुत खुश होता है। अब हमने आपको 2 दोस्तों का जिक्र किया था, जो दोस्त इसकी शादी में भी आया था। ये दोस्त जो दीपेश होता है, ये बहुत डींगे मारने वाला दोस्त था, बहुत घूमने वाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये घर रहे या ना रहे, ये उधर भाग दौड़ में हमेशा रहता था। ये खबर जो संजय होता है अपने दोस्त को देता है कि तू चाचा बनने वाला है, तेरी जो पत्नी है वो गर्भवती है। 2 दोस्तों में ऐसी बातें होती हैं और जो दीपेश था वो संजय की शादी में भी आता है। अब धीरे धीरे और वक्त निकलता है। वक्त हो जाता है कि जो संजय की पत्नी है उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और संजय हमेशा चिंता में रहा करता कि रात को अगर दर्द शुरू हुए तो मैं कैसे उसे लेकर जाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। अब एक दिन संजय को पता चलता है कि उसकी पत्नी को दर्द शुरू हुए हैं। अब वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। शाम के वक्त दर्द शुरू हुए थे जब संजय को ड्यूटी पर आना था। अब संजय कैसे करे कि ड्यूटी जाए या अपनी
पत्नी को देखे। अब संजय अपना दिमाग लगाता है। जो दीपेश होता है, दीपेश के पास संजय फोन करता है। दीपेश से कहता है कि दीपेश, मैंने अंकल से बात कर ली है, उन्होंने कह दिया कि मेरी जगह पर कोई और भी नौकरी कर सकता है और जाना जरूरी है, क्या तू वहां पर जा सकता है। अब दीपेश काफी देर तक सोच में पड़ता है, कहता है कि यार तू कहाँ की नौकरी मुझे दे रहा है, मुर्दा घर के सामने मैं कैसे बैठूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर जैसे ही वो बताता है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, अब बच्चा रात को होए या कल सुबह होए, ये तो डॉक्टरों ने कहा है कि काफी वक्त लगेगा। ये सारी बातें सुनकर जो दीपेश होता है वो कह देता है कि ठीक है, तू भाभी का ख्याल रखना। और यहाँ पर दीपेश आज संजय की जगह पर नौकरी करने के लिए वहां पर चला जाता है। संजय दीपेश को फोन पर ही समझाता है। जो बात उसे अंकल ने समझाई थी जब वो शुरू के दिन नौकरी करने के लिए गया था, वही बात संजय अब दीपेश को समझाता है कि देख, तेरा काम है बाहर नौकरी करने का, अंदर कमरे में कुछ भी हो तो उन चीजों पर ध्यान मत देना। अब यहाँ पर दीपेश थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि तू आज भी इन बातों को मानता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं शर्त लगाता हूँ, जितने दिन तू चाहे उतने दिन रह सकता है, मैं 10 से 15 दिन तक वहां पर नौकरी कर सकता हूँ। अब ये बात दोनों में शर्त जैसी हो जाती है, दोनों में शर्त लग जाती है। यहाँ पर बार बार संजय कहता है कि दीपेश, ये शर्त की बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अंदर कोई भी आवाज सुने तो तू अंदर मत जाना, केवल तुम्हें बाहर बैठना है और बाहर उस कुर्सी पर अपना वक्त बिताना है। अब यहाँ पर दीपेश वहां पर पहुंच जाता है और उस अंकल से भी मिलता है। तो वो कहता है कि तुम्हें संजय ने भेजा है। तो दीपेश कहता है कि हाँ। अब यही बात वो अंकल कहता है कि बेटा, तू 1-2 दिन के लिए आया है, अंदर कुछ भी हो तू अंदर मत जाना और चुपचाप बाहर कुर्सी पर बैठा रहना, क्योंकि इसका एक ही दरवाजा है, अगर कोई बाहर से आएगा जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये था एक मस्त मौजी जीने वाला इंसान, इसे किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इन सभी की बातों को हंसकर हवा में उड़ा देता है। अब क्या होता है कि रात बढ़ने लगती है, रात गहरी होती है। उधर जो संजय था अपने पत्नी में लगा हुआ था, हॉस्पिटल में उसकी पत्नी है। उधर जो दीपेश है ये मुर्दा घर के सामने बैठा हुआ था। अब रात के करीबन 12 बजे बज जाते हैं, 12 से 12:30 बजे का टाइम होता है। आप हैरान हो जाओगे, 12:30 जैसे ही बजते हैं, जो दीपेश सभी की बातों को हवा में उड़ा रहा था, उसे मुर्दा घर से कुछ आवाज आती है। क्या आवाज आती है? जो स्ट्रेचर होता है उसको सरकने की आवाज आती है। तो वो उस आवाज पर तुरंत जवाब देता है कि अंदर कौन है, कौन शोर कर रहा है। उसे था ही नहीं कि अंदर कुछ ऐसा वैसा भी होगा, और बड़े दबंग तरीके से वो कहता है कि देखूं तो सही, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी मिली है। वो अंदर जाकर देखता है तो कुछ भी वहां पर ऐसा नजर नहीं आता। कुछ लाशें जो खींचने वाली ड्रॉसी होती हैं उसमें रखी हुई होती हैं, वहां पर रखी हुई होती हैं। कुछ बेंच पर भी थी जिनका कल पोस्टमार्टम होना था। ये सब कुछ देखकर जो दीपेश है थोड़ा सा डरा सा हो जाता है, क्योंकि ऐसा माहौल कभी देखा नहीं है, बहुत लोग ऐसे लेटे हुए हों। कभी कभी आपने देखा हो मुर्दा घर में 5-5, 7-7 लाशें हो जाती हैं इकट्ठा, कि आज नहीं होगा, कल होगा पोस्टमार्टम, रात के वक्त नहीं होगा। यही सब कुछ वहां पर चल रहा था। एक जो स्ट्रेचर पर लाश पड़ी हुई थी और उसके ऊपर कपड़ा नहीं ढका हुआ था। अब यहाँ पर दीपेश उस कपड़े को उठाकर उस स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश के ऊपर ढकना चाहता है। जैसे ही उसके पास उस कपड़े को वो ढकने की कोशिश करता है तो दीपेश को बहुत डर लगता है, लेकिन वो बहुत जल्दी में उस कपड़े को ढककर बाहर जाने की कोशिश करता है। जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर खुद ने अपने साथ बीती बातें हमें बताई हैं। जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है, जिस दरवाजे से वो अंदर आया था वो दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर दीपेश की हवा टाइट हो जाती है और उसे सारी बातें समझ में आने लगती हैं कि मेरे दोस्त ने क्यों कहा था कि अंदर कोई आवाज आए तो तू अंदर मत जाना। जिस मौजी में वो सभी लाशें रखी हुई थी, जो ड्रॉ की तरह खींचने वाली होती है, अब वो अपने आप निकलकर और बंद होने लगी थी। संजय बिल्कुल कांपने लगता है, पसीनों में दरबदर होता है। अब वो उन्हें अंदर कोशिश करने की कोशिश करता है, जैसे ड्रॉ को नहीं खींचते हैं, जैसे खींच लेते हैं आपके शीशे के उसमें लगी हुई हो, जैसे वहां पर जो लाशें रखी हुई होती हैं। अब यहाँ पर जो दीपेश होता है उसे धक्का देकर अंदर करने की कोशिश करता है। दीपेश एक को अंदर करता है और दूसरी ड्रॉप बाहर निकल आती है जिसमें मुर्दे लेटे हुए थे।
दीपेश बहुत डर जाता है। दीपेश के पैर कांपने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं। दीपेश भगवान को याद करने लगता है। ये एक सच्चा वाक्य है जो एक व्यक्ति के साथ घटा था। अब यहाँ पर जब वो इतना डरता है कि एक जो स्ट्रेचर होता है उसके नीचे जाकर वो बैठ जाता है कि भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे नहीं खींचना, ये नहीं मुझे कुछ भी करना। अब यहाँ पर जोर से किसी के रोने की आवाज आती है। जब एक मुर्दा घर में किसी के रोने की आवाज आए, दीपेश और भी भगवान को याद करने लगता है और कहता है कि आज किसी तरह से बच जाऊं, दोबारा इस नौकरी पर कभी भी नहीं आऊंगा। इसी तरह से काफी सारा वक्त निकल जाता है। दीपेश को हर जगह से आवाजें सुनाई दे रही थी। डर के कारण उसे और भी ज्यादा आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब तो थोड़ी सी भी आहट बिना वजह हो तो दीपेश उससे भी डर जाता है। बहुत इसको घबराहट हो रही थी। हालांकि इसने किसी मुर्दे को जगते हुए या चलते हुए नहीं देखा था, लेकिन वहां पर जो मेजें थी, जो स्ट्रेचर थे, वो अपने आप सरक रहे थे। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। बहुत बुरा माहौल उस मुर्दा घर का होता है। यही चलते चलते सुबह के करीबन काफी टाइम निकल जाता है, 4:30 बज जाते हैं। तभी यहाँ पर जिसका नाम संजय होता है, संजय एकदम से दरवाजा खोलता है तो अपने दोस्त को देखता है कि वो एक स्ट्रेचर के नीचे जो दीपेश है बड़ा उदास सा बैठा हुआ रहता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो कहता है कि दीपेश क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अपने आप को सही साबित करने के लिए दीपेश एकदम खड़ा होता है, कहता है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पर सोने के लिए आ गया था कि किसी मेज पर मैं भी सो जाऊंगा, एक आधी तो खाली पड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर जो संजय होता है कहता है कि यार तू तो बड़ा दिलवाला है, तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगा? नहीं, मैंने तो यहाँ पर कई बार अक्सर भीतर आवाजें सुनी हैं। ये बात सुनकर जो दीपेश होता है अपने पसीने पहुंचता है और अपने घर चला जाता है। यहाँ पर संजय कहता है कि तू चाचा बन चुका है, मुझे लड़का हुआ है। और वो कहता है कि चल तू फ्रेश होकर आ जाना, मैं तुम्हें अपने बेटे को भी दिखाऊंगा। दीपेश बेटे को भी देखने के लिए आता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन दीपेश को अब ये चीजें सपनों में सताने लगी थी। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है, थोड़ा सा अपने अंदर कमजोरी भी महसूस करता है। इसके बाद वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाता है, दिमाग के डॉक्टर को अपने आप को दिखाता है। धीरे धीरे उसे इलाज लग जाता है और कुछ अपने लिए किसी बाबा के पास भी जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा वहां पर डर जाता है। यहाँ पर दीपेश ने साफ कहा था कि मैंने किसी मुर्दे को उठते हुए नहीं देखा, लेकिन कुछ गतिविधियां वहां पर ऐसी थी जिन्हें देखकर शायद मेरी पैंट भी गीली हो सकती थी। ये एक व्यक्ति की खुद की राय है, हमारे चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल उनकी बातें हमने आपको बताई हैं। इसके बाद जो संजय का बेटा हुआ था वो 1 साल का हो जाता है। जिस दिन उसके साथ ये घटनाएं घटी थी, अब तक दीपेश बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया था। अब ये दोनों दोस्त एक साथ इकट्ठा होते हैं जन्मदिन पर और वहां पर ये कुछ खाना पीना खाते हैं। जब रात को ये छत पर अपनी मौज उड़ा रहे थे, तभी यहाँ पर दीपेश कहता है कि संजय तू वहां पर नौकरी कैसे कर लेता है यार, तुम्हें वहां पर डर नहीं लगता? तभी संजय कहता है कि क्यों नहीं लगता। अंदर से आवाज आती है, लगता है कि कोई स्ट्रेचर को खींच रहा है या कोई मेज को खींच रहा है, कोई कुर्सी को हिला रहा है, किसी सामान को गिरा रहा है। कभी कभी तो लगता है कि कोई इंसान बात भी कर रहे हैं आपस में, लेकिन मैं उन सब चीजों के बीच में अंदर जाता ही नहीं हूँ। केवल एक दिन वहां पर अंदर गया था, उस दिन मुझे ही पता है मैं कैसे वहां से निकला था। तो यहाँ पर जो दीपेश है इन बातों को सुनकर एक बात तो पक्की थी कि ये जो घटना घटी थी, ये केवल ये अकेला लौता एक इंसान नहीं है जिसके साथ ये घटना घटी है, और लोगों के भी साथ ये घटना घट चुकी है, सगे उसके दोस्त के साथ ही। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिलासा दीपेश को मिलती है और यहाँ पर ये दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन दीपेश आज भी अपने दोस्त को सच्चाई नहीं बताता है, लेकिन उन्होंने ये बातें हमसे कही हैं, हमसे शेयर करी हैं। क्यों करी हैं? वो चाहते हैं कि उसके दोस्त को भी ये बातें पता चले। अक्सर कुछ ऐसा सुनने को, एक तो रात आधी हो जाती है, जब रात आधी होती है तो बहुत सारी चीजें बेवजह ही हमें डराने लगती हैं। ये बात तो आप लोगों ने भी महसूस करी होगी। आधी रात होती है तो घर में भी कोई आवाज, और अक्सर रात को आवाजें
होती रहती हैं, क्योंकि आसपास अकेले हम लौते नहीं रहते, जानवर भी रहते हैं, पंछी भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो दीपेश का सोचना था, जो उसके साथ घटा था, क्या ऐसा सच में हो सकता है या नहीं हो सकता, या उसके दिमाग का वहम है? अब 2 या 3 लोगों के दिमाग का वहम तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इन बातों में सच्चाई रही होंगी। जो एक व्यक्ति करीबन 6 से 7 महीने तक दवाई खाता है और यहाँ पर कई बाबाओं के पास जाता है अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि उसके दिमाग की हालत बिल्कुल हिल चुकी थी इन सारी चीजों को देखकर और सुनकर। आज भी जो दीपेश हैं वो कहते हैं कि बहुत बुरी बात थी, मुझे बहुत डर लगता है, और वो कहते हैं कि मैं कभी भी उस नौकरी की तरफ या उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा दोस्त मुझसे कितनी भी बातें कहें। दोस्तों, ये बातें इसमें हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि किसी का खुद ने महसूस किया है। हम उस वक्त उसके साथ नहीं थे, लेकिन उनके साथ ये बातें घटित हुई थी। उन्होंने हमसे ये बातें शेयर की हैं, हमें बताई हैं, लिखकर भेजी हैं, तभी हमने ये बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। अब आप क्या इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हो, वो आपकी राय है, लेकिन एक छोटी सी झलक थी जो मुर्दा घर के साथ एक चौकीदार की जुड़ी हुई थी। इस पर आप क्या बोलना चाहते हो, वो जरूर बोलकर जाना। और जो बेचारे दीपेश है, उन्हें भी थोड़ी सी दिलासा देना। हालांकि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर जो संजय हैं, आज भी इसी चौकीदारी की नौकरी करते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, ऐसी चीजें अक्सर हमने देखी गई हैं, हमारे आसपास हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं। शायद हम किसी चीज की बेवजह परछाई को भी देखकर, जो हम पास जाकर देखते हैं तो डर जाते हैं। कहने का मतलब कि कभी कोई चीज ऐसी खड़ी हुई होती है कि दूर से लग रहा है कि ये कोई इंसान है, लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो वो कोई सामान या पेड़ का पत्ता या कोई टहनी या डाली ऐसी होती है कि अंधेरे की बात है, ये दिन की बातें नहीं है। रात के अंधेरे में इंसानों को ऑटोमेटिक मतलब एकदम अपने आप से ही डर लगना शुरू हो जाता है। रात का वक्त ही ऐसा होता है। इस पर जो भी हमारा परिवार है अपनी राय जरूर रखना। अब कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।